हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स और जो भी स्टूडेंट साइंस टेक वाले हैं उनको तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज हम नासा के नए टेलीस्कोप पे डिस्कशन करेंगे, नासा का जो अपकमिंग ड्रैगन फ्लाई मिशन है उस पर चर्चा करेंगे और मार्केट में नया जीनोम एडिटिंग टूल भी आया है, उस पर भी हमें डिस्कशन करना, तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन हैं और एक नहीं आज 2 क्वेश्चन ऑफ द डे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब बात करेंगे आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में। आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये इनको तो आप जानते ही हैं, कैटरीना कैफ और राडो एक ब्रांड है वॉच की और ये स्विट्जरलैंड की एक ब्रांड है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है कैटरीना कैफ। ठीक है, तो राडो ने अपॉइंट किया है कैटरीना कैफ को एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है निषाद कुमार। ये निषाद कुमार है, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता था और अभी हो रहे हैं क्या एशियन गेम्स, तो एशियन गेम्स में इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखो, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी सिल्वर जीता और अभी एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। किससे रिलेटेड है? हाई जंप से है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। तो आपको निषाद कुमार का नाम याद रखना है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी जो एशियन गेम्स चल रहे हैं मेंस हाई जंप कैटेगरी में, 4th एशियन गेम्स में। क्लियर? चलिए, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है रॉबर्ट फीको। ये है रॉबर्ट फीको, ये 4th टाइम, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं स्लोवाकिया के। यहाँ पे आप देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको एक कंट्री मिलेगी चेक रिपब्लिक के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया के चौथी बार 4th टाइम रॉबर्ट फीको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली संपूर्ण ई बाजार की शुरुआत की गई है। बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने जो भी काम किया है, जो आर्ट वर्क किया है, वीमेंस के द्वारा जो भी आर्ट एंड वर्क किया गया है उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, तो गोवा गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए, अगले जो पर्सन है वो है W.V. रमन। बेसिकली फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, और R. कौशिक जो कि जर्नलिस्ट है। इन दोनों ने मिलकर एक बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े। वानखेड़े स्टेडियम आप सभी को पता है, क्रिकेट ग्राउंड है, मुंबई में है, 1928 में बना था। तो लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े W.V. रमन एंड R. कौशिक के द्वारा इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में हम बात करते हैं जो कि चाइना, हमारी नेबर कंट्री है चाइना, उसके प्रीमियर या फिर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम क्या है? तो नाम है ली केंगयांग। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री चाइना, डाइड एट द एज ऑफ 68। खास बात इनकी पता है क्या है? ये 2013 से लेकर 2023 तक प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रीमियर रहे हैं चाइना के। खास बात ये है क्योंकि 10 सालों तक अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति चाइना में नहीं रहा है जो कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, और इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 ईयर टर्म मतलब 10 सालों के लिए सर्व किया, और ऐसा करने वाले ये पहले पर्सन बन गए हैं चाइना के, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बिलोंग करते हैं और ये सी जिनपिंग के समय प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2013 से 2023 तक। तो इनका नाम हमें याद रखना है। ठीक है, कुछ और पर्सन्स के बारे में हम बात करेंगे। अभी पर्सन खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेटेड कोर्स 2024। इसको लॉन्च कर दिया गया है। आपको ये सारे जीए के सब्जेक्ट मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, इसके साथ इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आइए कुछ और पर्सन्स हम देख लेते हैं अब। अगले जो पर्सन है वो है सिद्धार्थ बाबू। ये है सिद्धार्थ बाबू, हाथ में गन दिखाई दे रही है, मतलब शूटर है, बिल्कुल पैरा शूटर है, और इन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा गेम्स में। ठीक है, अगर हम 2018 की बात करें, 2018 में अगर हम बात करें तो भारत ने एशियन पैरा गेम्स में 72 मेडल्स जीते थे और अब हम इसको क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस कर गए हैं। जब मैं इस न्यूज़ को बना रही थी उस समय 82 मेडल्स हो चुके थे इंडिया के, अभी तो कहानी बाकी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ बाबू के बारे में, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल इवेंट में पैरा एशियन गेम्स में। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है।
ठीक है, मैं केवल उन्हीं पर्सन्स के बारे में अभी बताया है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वो भी बताने का मकसद इतना सा था कि आपको एटलीस्ट पर्सन्स के नाम थोड़ा बहुत तो याद रह जाए कि क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। एकदम से पूरा लिस्ट में आपको दे दूंगी तो आप भूल जाएंगे। तो केवल हम गोल्ड मेडल, वो भी जो इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्ड बनाया है, तो उनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं अब मलेशिया के किंग के बारे में। मलेशिया में एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम चलता है। मलेशिया में जो 9 रॉयल फैमिलीज़ है, उन 9 रॉयल फैमिलीज़ के बीच में से हर 5 साल में एक किंग चुना जाता है। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 ईयर का टर्म होता है और 31 जनवरी को नेक्स्ट ईयर जो है वो ये मलेशिया के किंग बन जाएंगे। इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। ये 17 नंबर के किंग होंगे। ठीक है, और ये जो शपथ लेंगे मतलब किंग बनेंगे 31 जनवरी को नेक्स्ट ईयर और रिप्लेस करेंगे किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला को। ठीक है, तो मलेशिया में एक यूनिक ट्रेडिशन देखने को मिलता है, जो 9 रॉयल फैमिलीज हैं उनके बीच में रोटेटिंग बेसिस पे हर 5 साल के लिए किंग को चुना जाता है। तो ये है राजा साहब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक टीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें टीचर ऑफ द स्ट्रीट भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है दीप नारायण नायक, और इन्हें अभी रिसेंटली ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, इसको हम देखेंगे। मैं बात कर रही हूँ, देखो 10 लोगों को ये अवार्ड, जो 10 फाइनलिस्ट की लिस्ट है उसमें 2 इंडियन नाम है। 2 इंडियन नाम है। पहला नाम है दीप नारायण नायक का, जो कि टीचर है, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। सेकेंड अवार्ड जो गया है वो है हरि कृष्णा पताचरू, जो कि आंध्र प्रदेश से टीचर है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं दीप नारायण नायक के बारे में, जिन्हें इस टीचर ऑफ द स्ट्रीट भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल से टीचर हैं और इनको रिसेंटली ये अवार्ड दिया है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2023। बेसिकली जो अवार्ड है वो बारके फाउंडेशन, यूनेस्को और दुबई केयर्स के द्वारा दिया जाता है। जो भी टीचर एक्सेप्शनल वर्क करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, और इस अवार्ड के अंदर $1 मिलियन प्राइज मनी भी दी जाती है। क्लियर? 5 से लेके 18 ईयर्स तक के जो बच्चों को टीच करते हैं उनको बेसिकली अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। और 2 इंडियंस के नाम इसमें आए हैं। दोनों इंडियंस के नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब एक फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि केरला में होता है, जिसका नाम है आरुथु फेस्टिवल। तो आरुथु फेस्टिवल एक रिच ट्रेडिशनल फेस्टिवल है केरला का, और ये जो श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जो त्रिवाणकोर के किंग हैं वो भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कल ये न्यूज़ स्किप हो गई थी, आज हमने इसको वापस से ले लिया। यूरोपियन यूनियन और इंडियन नेवी के बीच में फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट है तो इम्पॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन और इंडियन नेवी के बीच में पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हो रही है। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी, मतलब गल्फ ऑफ गिनी में। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी में, अफ्रीकन कोस्ट में, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट में, गल्फ ऑफ गिनी में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। इस एक्सरसाइज में बेसिकली 4 जो वॉर वेपन्स हैं या फिर 4 जो वॉरशिप्स हैं, एक्चुअली 4 वॉरशिप्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी ड्रिल में, जिसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा कौन? INS सुमेध। INS सुमेधा जो है वो इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा इटालियन नेवी शिप है और फ्रांस की नेवी शिप है और स्पेन की नेवी शिप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये 5 अक्टूबर में जो अभी मीटिंग हुई थी उसके बाद डिसाइड किया गया था कि हमको ये एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्पज से इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है। आप यहाँ पे मैप में समझेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये इसका ईस्ट कोस्ट कहलाता है, ये वेस्ट कोस्ट कहलाता है। वेस्ट कोस्ट में ये गल्फ ऑफ गिनी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टनल को लॉन्च किया है। ये वर्टिकल विंड टनल है बेसिकली जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर में हमारा कोई आर्मी पर्सन है, अब उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है या पैरासूट से जंप करना है, तो फ्री फॉल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। हर कोई ऐसा थोड़ी ना कि हेलीकॉप्टर से कूद गया, नहीं ना। आपको अगर प्रिपेयर होना है आपके वॉर के समय, बैटल्स के समय, या फिर आपको ऐसी क्रूशल कंडीशन में आप फंस गए हो और आपको हेलीकॉप्टर से या ऊंचाई से जंप करना है, पैरासूट की मदद से ही करना है, तो फ्री फॉल का एक्सपीरियंस क्या होता है। तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए बेसिकली आर्मी के द्वारा यहाँ पे पहला वर्टिकल विंड टनल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है पहला वर्टिकल विंड टनल। बेसिकली जो आर्मी जनरल हैं मनोज पांडे जी, उन्होंने वर्चुअली इस विंड टनल को लॉन्च किया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है, एट द स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मोबाइल कांग्रेस के बारे में। सो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया है 27 अक्टूबर को। 27 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में इंडिया मोबाइल कांग्रेस होनी है। कहाँ पर? तो भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी थीम देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7th एडिशन, 7वां संस्करण है ये, 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हुई है भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ये जो एक्सरसाइज है या कॉन्फ्रेंस है वो 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चलनी है, इसको शेड्यूल किया गया है। और ये एशिया का मोस्ट एक्सटेंसिव टेलीकम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है। इवेंट की जो थीम है वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन aspires to the strength India role as a technology developer, manufacturer and exporter। तो आप इतना भी याद रख लो, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, तो आपका काम सेट हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम में 100 5G यूज केस लैब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप करने की बात भी की है, जिससे स्टूडेंट इन लैब में रिसर्च वर्क भी कर सके अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्राइवेट बैंक है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं। क्या गाइडलाइंस दी हैं? तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा कोई भी प्राइवेट बैंक होता है तो बैंक में, हर एक बैंक में एक ग्रुप होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, जिसमें आपको मैनेजिंग डायरेक्टर मिलते हैं, CEO मिलते हैं और दूसरे डायरेक्टर भी होते हैं। तो जनरली क्या एक्सरसाइज देखी जा रही है कि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनमें से बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि फुल टाइम नहीं होते, पार्ट टाइम बेसिस पे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस जारी की है कि जो भी प्राइवेट बैंक है उनमें कम से कम 2 फुल टाइम डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब बिल्कुल आवश्यक है, इतना तो होना ही होना चाहिए। RBI की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगे, अदरवाइज फाइन लगा देंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन बैंक्स स्टेटिंग दैट दे मस्ट नाउ हैव अ मिनिमम ऑफ 2 फुल टाइम या होल टाइम डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड। तो कोई भी प्राइवेट बैंक है उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनमें दो डायरेक्टर जो है वो फुल टाइम होने चाहिए, और इसमें MD और जो CEO है वो तो फुल टाइम होने ही चाहिए। ठीक है, MD और CEO की जो पोजीशन है वो तो फुल टाइम होनी ही चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें एक सीनियर मैनेजमेंट टीम बन सके बैंक में, और जो बैंक में क्राइसिस चल रहे हैं, अगर NPA बढ़ रहा है या फिर कोई भी बैंकिंग से लेके जो भी क्राइसिस आ रहे हैं तो उनको टैकल करने के लिए एक सीनियर टीम हो। तो हर एक प्राइवेट बैंक में कम से कम ऐसी एक सीनियर टीम हो जिसमें फुल टाइम MD हो, फुल टाइम CEO हो, और कम से कम 2 फुल टाइम डायरेक्टर अवेलेबल हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो ये RBI का मकसद है। दिस मूव aims to help banks navigate the growing complexity within the banking sector and effectively tackle emerging challenges। ये इसका मकसद है। अब ये भी बात ही कही गई है RBI के द्वारा कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये प्राइवेट बैंक के अलावा होली ओन सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन बैंक्स, जो फॉरेन बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स वो होते हैं जिनका हेडक्वार्टर दूसरी कंट्रीज में होता है और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारी कंट्रीज में होती है, जैसे कि सिटी बैंक एग्जांपल है इसका। तो फॉरेन बैंक जो कि होली ओन सब्सिडरी है फॉरेन बैंक की, ठीक है, बैंक फॉरेन बैंक ने जिनको खरीद के रखा हुआ है, ऐसी सब्सिडरीज में भी आपको जो है वो मैंडेटरी है कि 2 डायरेक्टर होने चाहिए फुल टाइम। क्लियर है इतनी चीज़ें? सीनियर मैनेजमेंट के लिए कहा गया है। साइंस की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल आप साइंस का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगी विद PYQs। ये कोर्स भी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा हमारे परचम के एप्लीकेशन पे, आप वहाँ से ले सकते हैं कोर्स को, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम कोकीन के बारे में। आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुनते होंगे, आजकल जो यूथ वगैरह जनरली होते हैं तो वो कोकीन एडिक्शन हो जाता है उनको। अच्छा, किसी चीज़ का नशा क्यों किया जाता है? सिंपल शब्दों में तो नशा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, इसलिए नशा किया जाता है। तो क्यों ना ऐसा कुछ कर दिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई नशा किया है, कोकीन लिया है, ड्रग्स लिए हैं, और वो ड्रग्स जो है वो ब्रेन तक पहुँचे ना, और ब्रेन के जो हॉर्मोन्स हैं उनको वो ट्रिगर ना करे, और ऐसा कोई प्लेजर मिले ही ना, तो ऐसा लगेगा ना यार कोई नशा ही नहीं है,
क्योंकि नशा तो प्लेजर के लिए किया जा रहा है और वो प्लेजर ही ना मिले, ब्रेन तक उन ड्रग्स को पहुंचने ना दिया जाए तो काम बन जाएगा। तो कोकीन, जो एडिक्टेड लोग हैं वो धीरे धीरे कोकीन का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो ऐसी ही एक वैक्सीन तैयार की गई है ब्राज़ील के साइंटिस्ट के द्वारा। तो आज मैं अभी आपको उसी वैक्सीन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि कोकीन एडिक्शन को डील करेगा, ट्रीट करेगा। और इस वैक्सीन का नाम है कैलिक्स कोका वैक्सीन। ठीक है, ब्राज़ील के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, क्योंकि जब कोकीन कंज्यूम किया जाता है तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलके हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन में एक हार्मोन जनरेट होता है विच इज़ डोपामाइन। और डोपामाइन जो होता है हमको प्लेजर देता है, इसलिए लोग नशा करते हैं। क्यों ना हम इस वैक्सीन को यूज़ करें। और वैक्सीन जो क्या करती है, इसमें मॉलिक्यूल फॉर्म कर देती है और ब्लड स्ट्रीम तक उस कोकीन को पहुँचने नहीं देती, जिससे यहाँ पे कोई भी इस तरीके का हार्मोन रिलीज होगा ही नहीं, तो कोई प्लेजर मिलेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोमन स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। नासा इस टेलीस्कोप को 2027 तक लॉन्च करने वाला है, ये बात नासा के द्वारा बताई गई है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप क्या काम करेगा ये टेलीस्कोप? तो हमारी जो मिल्की वेव है, मिल्की वेव में आप देखेंगे कितने सारे स्टार्स हैं ना, तो मिल्की वेव में ही ये सर्च कार्यक्रम करने वाला है। तो नासा इज प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन द रिमार्केबल जर्नी इनटू द डेप्थ ऑफ आवर मिल्की वेव। हमारी मिल्की वेव जो हमारी आकाशगंगा है उसकी डेप्थ में जाएगा ये टेलीस्कोप, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जिसका प्राइमरी एजेंडा यही होगा कि जो 100 ऑफ स्टार मिल्की वेव में प्रेजेंट हैं उनके बारे में पता लगाना। इसके अलावा जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, दूसरे प्लेनेट हैं, आईसी बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में, उन तक रीच बढ़ाना और उनको डिटेक्ट करना इसका मकसद है। मई 2027 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, ऐसा नासा का कहना है। इसके अलावा नासा ने कुछ और भी कहा है। क्या कहा है नासा के? अगर हम ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में बात करें तो रिसेंटली नासा ने अपने ड्रैगन फ्लाई मिशन की जो रोटर क्राफ्ट है उसकी टेस्टिंग की है। जैसे कि हमने गगनयान की कुछ दिन पहले टेस्टिंग की थी, ठीक है, अभी भेजा नहीं है, 2024 में भेजेंगे, बाद में भेजेंगे, लेकिन टेस्टिंग किया ना, वैसे ही इन्होंने भी टेस्टिंग किया, अभी भेजा नहीं है, भेजेंगे बाद में। ठीक है, भेजेंगे कब? तो यहाँ पे देखेंगे जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है वो नासा का मिशन है। पहली चीज़ कहाँ पे भेजा जाएगा? सैटर्न, जो हमारा शनि ग्रह है ना, सैटर्न का एक मून है जिसका नाम है टाइटन। तो टाइटन पे ड्रैगन फ्लाई मिशन को भेजा जाएगा। 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा और इसका जो अराइव करेगा ये 2034 में करेगा, क्योंकि सैटर्न थोड़ा दूर है ना। तो नासा ने यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई जो रोटर क्राफ्ट है उसको यहाँ पे वर्क, उसकी टेस्टिंग की है कि ये प्रॉपरली सैटर्न के मून पर जो है टाइटन पर प्रॉपरली लैंड कर पाएगा कि नहीं, उसकी टेस्टिंग बेसिकली ये की गई है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई नासाज ओनली मिशन टू द सरफेस ऑफ अनदर ओशियन वर्ल्ड, क्योंकि जो टाइटन है, सैटर्न का जो आपका मून है टाइटन, वहाँ पे ओशियन सरफेस है। तो यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि ओशियन वर्ल्ड, दूसरे ओशियन वर्ल्ड में जाने वाला ये ड्रैगन फ्लाई पहला हो जाएगा। ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेट, इसका काम क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो क्लाइमेट कंडीशन है टाइटन की, उसको डिटेक्ट करना, उसको ऑब्जर्व करना और उसका डेटा हमको भेजना। ठीक है, ये पहला ऐसा मिशन होगा टू फ्लाई अ रोटर क्राफ्ट ऑन अनदर प्लेनेट, और इसमें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया है इसको बूस्ट अप करने के लिए। और टाइटन का जो हैबिटेट है उसकी सर्च करेगा, पास्ट एंड प्रेजेंट जो लाइफ है उसके एविडेंस को कलेक्ट करके हमको लाके देगा। टाइटन जो है वो केवल और केवल सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा मून है जिसका एक थिक एटमॉस्फेयर है, एज वेल एज अ लिक्विड ऑन द सरफेस, इसके सरफेस में लिक्विड भी पाया जाता है। टाइटन जो है वो लार्जेस्ट मून है सैटर्न का और सेकेंड लार्जेस्ट मून है आपके सोलर सिस्टम का। जैसे कि अर्थ में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही टाइटन में भी क्लाउड का फॉर्मेशन और रेन ऑफ मीथेन भी देखी जाती है। यहाँ पर वाटर भी पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन सी भी अवेलेबल है, रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स भी यहाँ पे है जो कि मीथेन और इथेन से बनी हुई है, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। ठीक है, तो इसके ही लिए ही भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे डेंजर के बारे में। क्या है डेंजर, थोड़ी देर में समझेंगे। पहले आप ये समझते हैं कि ये हमारा जीन है। ठीक है, जीन्स ऐसे ही होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो ये हमारा डीएनए है, डबल हेलिकल मॉडल है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था हमको। ठीक है, वही है ये। तो डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। डीएनए में नंबर ऑफ जीन्स होते हैं और जीन्स पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, जैसा कि आपको पता है। अब मान लेते हैं ये किसी एनिमल का जीन है या फिर किसी इंसान का ही जीन है और इंसान को कोई डिसीज़ है, तो क्यों ना डिसीज़ वाले जीन को हटा दिया जाए, जीनोम एडिटिंग कर दी जाए। जैसे कि आजकल हम बीटी कॉटन के बारे में बात करते हैं, तो बीटी कॉटन बेसिकली क्या है, एक हमने ऐसा सीड बना लिया है जीनोम एडिटिंग करके, जो कि आपका
रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कीड़े नहीं लगते। इस तरीके से हमने कार्यक्रम कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, जीनोम एडिटिंग कहते हैं, जिसमें हमने डिफेक्टेड जीन को हटा के दूसरे जीन को इंसर्ट कर दिया। इसको जीनोम एडिटिंग कहते हैं। जैसे पिक्चर्स की, कोई भी पिक्चर आपने क्लिक किया, आप उसकी एडिटिंग करते हो ना, बढ़िया उसको क्रॉप करोगे, फिर डिफरेंट मोड में लाओगे, बस वैसा ही कुछ है, ऐसा ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक नया टूल मार्केट में आया है जिसका नाम है डेंजर, ठीक है। नया सॉफ्टवेयर टूल है फॉर जीनोम एडिटिंग। अभी तक हम जो टूल यूज़ करते हैं फॉर जीनोम एडिटिंग उसको हम कैस्पर या फिर Cas9, क्रिस्पर Cas9 के नाम से जानते हैं। यूपीएससी वालों, ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है, क्रिस्पर Cas9 क्या है, और मेंस में भी इस पे आंसर राइटिंग हुई है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो यूपीएससी वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो डेंजर क्या है, इस पे पूरा मेंस के हिसाब से राइटिंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है जीनोम एडिटिंग की, उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे। डेंजर एक सॉफ्टवेयर टूल है फॉर जीनोम एडिटिंग। बेसिकली जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी में जो भी ड्रॉबैक्स थे और जो भी डिफ़िकल्टीज़ या लिमिटेशंस आ रही थी उनको ओवरकम करने के लिए इस नए टूल को डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम डेंजर है, और डेंजर का मतलब यहाँ पे क्या है, डिलीटोरियस एंड एंटीसिपेटेबल गाइड्स इवोल्यूटेड बाय द RNA सीक्वेंसिंग, ये इसका पूरा नाम है। जीनोम एडिटिंग क्या होती है? इट इज़ अ मेथड that let scientists change the DNA of many organisms, including planet, bacteria, animal, etc. Editing DNA can lead to change in a physical state, like eye color change कर दिया, या कोई organ manufacture कर लिया, नया organ बना लिया, and disease risk को ये regulate करता है। डन है। अब बात करेंगे हम MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है, भारत मंडपम में हो रही है, ओके है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट कर दो। नेक्स्ट है, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राजस्थान का है ये, कल हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने किस कंट्री के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए MOU साइन किया है? आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फ्री वीज़ा किस कंट्री ने दिया अपने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए? आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन डी। न्यू ग्रेफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पर अनवील की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा केरला में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नासा रोमन स्पेस, इसका काम क्या होगा? मॉनिटरिंग स्टार इन द मिल्की वेव गैलेक्सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंडिया को भारत कर दिया जाएगा आने वाली टेक्स्ट बुक में, ये रिकमेंडेशन किसने दी है? तो ये NCERT की रिकमेंडेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एडटेक स्टार्टअप हेनरी हर्विन एजुकेशन के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा चेतन भगत, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायरेक्टर ऑफ जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा साधना सक्सेना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसे चुना गया है? तो राजकुमार राव को चुना गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर कर पाते हो ना जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अनवील्ड इट्स इंडिजीनियसली बिल्ड द विक्रम-1 रॉकेट? आप कहोगे न्यूज़ नहीं बताई, बहुत पहले बताई थी मैंने, जब इन्होंने विक्रम-S को लॉन्च किया था तब मैंने बताया था, और अभी इन्होंने विक्रम-1 को जो डिज़ाइन है उसको अनवील किया है। नेक्स्ट ईयर 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ, जब लॉन्च होगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो विक्रम-1 जो रॉकेट है ये 7 स्टोरी बिल्डिंग जितना लंबा एक रॉकेट है, जिसको LEO में लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, और इसे तैयार किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। लास्ट ईयर नवंबर में स्काई एरोस्पेस ने विक्रम-S को भी लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर, किस हाई जंपर ने मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा गेम्स में? तो हाई जंपर कौन है? आज ही हमने डिस्कस किया है, निशात कुमार जी हाई जंपर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एयरबस ने किस IIT के साथ यहाँ पे टाई अप किया है टू बूस्ट टैलेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन एरोस्पेस सेक्टर? तो एयरबस और IIT कानपुर के बीच में एक MOU, एक टाई अप हुआ है, और स्टूडेंट को एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए डेवलप उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ओके, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे 1। पहला क्वेश्चन है,
अशोक वासवानी, जिन्हें रिसेंटली किसी बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। आपको उस बैंक का नाम बताना है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम का अभी हेड कोच किसे अपॉइंट किया गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।